वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 28 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। इसे पब्लिश किया गया है ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़, जहाँ पर उनका कोलैबोरेशन रहा है मर्सर के साथ। मर्सर एक अमेरिकन एसेट मैनेजमेंट फर्म है। यद्यपि इसमें जो फंडिंग है वो विक्टोरिया जो स्टेट गवर्नमेंट है यूएस की, उनके द्वारा ही दी गई है। तो दो नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ और मर्सर, इन दोनों ने मिलकर 13वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अभी जारी किया। तो ये 13th है, आप ये दिमाग में रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो की समझ लीजिए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा कि हम इस एरिया में रिसर्च करें कि एक बार जब एक व्यक्ति अपनी जॉब से रिटायर हो जाता है तो उस किसी भी देश में उसकी इनकम का सिस्टम क्या होता है। क्या उसके पास उसके बाद भी इनकम का सोर्स बना रहता है या फिर नहीं। किस देश में रिटायर होने के बाद जो भी लोग होते हैं उनके लिए इनकम की अच्छी व्यवस्था है, किस देश में लोगों के पास कम व्यवस्था है। इसी का एनालिसिस इस बेसिस पर यहाँ किया गया। इस रिपोर्ट में 43 रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को कंपेयर किया गया। मतलब जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास इनकम के क्या सोर्स होते हैं, क्या मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग देशों में, इन्हें कंपेयर किया गया। इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एनालाइज किया गया। 2021 के इस इंडेक्स में आइसलैंड को मिली है टॉप पर जगह। मतलब दुनिया का बेस्ट पेंशन सिस्टम आपको आइसलैंड में मिलता है। इंडिया की रैंक खराब है। 43 देश इवैल्यूएशन में लिए गए थे, जिसमें इंडिया को रैंकिंग दी गई है 40th। लास्ट टाइम 39 कंट्रीज को इवैल्यूएशन में लिया गया था 2020 में, और इंडिया को रैंक दी गई थी 34th। मतलब यहाँ पर जब लोग एक बार रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास इनकम के अच्छे सोर्सेस नहीं होते। ये इस रैंकिंग के जरिए हमें पता चलता है। रिपोर्ट ये भी रिवील करती है कि इंडिया में आने वाले जो फ्यूचर रिटायरीज हैं उनकी फाइनेंशियल वेलबींग बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट उन्हें बाय लक छोड़ दिया गया है कि ठीक है, कुछ व्यवस्था बन गई तो बन गई, नहीं तो नहीं। इंडिया में जो मिनिमम पेंशन मिलती है वो ये शो करती है कि पूरी दुनिया में ये पेंशन का लेवल सबसे लो है। तो भारत की स्थिति खराब है। भारत को इस संबंध में निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसका फेज़ 2 लॉन्च किया है। ये फेलोशिप प्रोग्राम, जिसे नाम दिया गया है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, संकल्प इनिशिएटिव या संकल्प प्रोग्राम का हिस्सा है। संकल्प प्रोग्राम स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम जो है, इसका की ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को स्किल इम्पार्ट की जाए ताकि वो स्किल ओरिएंटेड जॉब कर सकें और जो लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। अब ये होगा कैसे, स्किल कैसे इम्पार्ट की जाए। अच्छा, तो ये होता कि गांवों में कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं जाकर लोगों को स्किल दे दें, और जो लोग स्किल देने जा रहे हैं हम उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें। वो पढ़े लिखे लोग हों, हम उनको एक बार थोड़ा सा ट्रेन कर दें और फिर वो गांव गांव में जाकर लोगों को ट्रेनिंग दे दें। ये मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, लेकिन भला ऐसा कोई क्यों करेगा। ऐसा करेगा वो अगर उसे अच्छी इनकम दी जाए, अच्छे पैसे दिए जाएं। बिल्कुल यही प्लान बनाया गया है। 2 ईयर लॉन्ग फेलोशिप प्रोग्राम है। इसमें हम यंग डायनेमिक इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप पहले आइए, अपने स्किल को बेहतर करिए, और उसके बाद देश में जाकर ग्रास रूट लेवल पे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें आप स्किल दीजिए। इसमें देखिए, स्किल देगा कौन। अगर गवर्नमेंट सपोज करिए इस प्रोग्राम के तहत यंगस्टर्स को ट्रेन करना चाहती है ताकि वो रूरल एरिया में जाके स्किल दे सकें, तो सरकार कौन ट्रेन करेगा। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्रेन करेंगे? नहीं। यहाँ पे एकेडमिक पार्टनरशिप है आईआईएम के साथ। आईआईएम जो होंगे वो उन्हें ट्रेन करेंगे कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाकर कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को, ऐसी ट्रेनिंग जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बेहतर हो। कौन होगा जो ये ट्रेनिंग लेकर दूसरों को जाके ट्रेनिंग दे सकता है, उसे फेलोशिप भी मिलेगी। ये जो फेलोज होंगे उनकी उम्र 21 से 30 साल के भीतर होनी चाहिए, और कम से कम उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है किसी एनजीओ का, नॉन प्रॉफिट सेक्टर का, तो अच्छा होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है और वो चाहता है कि वो रूरल एरिया में जाके लोगों को स्किल इम्पार्ट करे, तो कंसीडर कर लिया जाएगा। उसे जिस फील्ड में वो वर्क करने वाला है वहाँ पर की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो लोगों से खुद को कनेक्ट कर सके। 50 से 60 हज़ार तक की फेलोशिप का प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
इसका पहला फेज 2019 में लॉन्च किया गया था। आईआईएम बेंगलोर को जिम्मेदारी दी गई थी एकेडमिक पार्टनर के तौर पे कि आप ट्रेन करिए इन फेलोज को। उन्होंने 69 फेलोज को ट्रेन किया जो वर्तमान में 6 राज्यों के 69 डिस्ट्रिक्ट में उनको डिप्लॉय कर दिया गया है और वो अपना काम कर रहे हैं। ये फेज़ 2 है। इसमें प्लान थोड़ा बड़ा है। हमें 661 जो फेलोज हैं उन्हें ट्रेन करना है। ऑब्वियसली ये कोई एक आईआईएम नहीं कर पाएगा, इसीलिए 8 और आईआईएम्स जोड़े गए हैं। अब इनकी संख्या टोटल 9 है जो ट्रेनिंग देने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के बारे में है। इसका 2021 का एडिशन अभी राइट नाउ चल रहा है। ये एक एपेक्स लेवल का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इंडियन नेवी कंडक्ट करवाती है। मैरीटाइम स्ट्रेटजी के ऊपर इसे ओवरऑल कंडक्ट किया जाता है। राइट नाउ ये ऑनलाइन हो रहा है। 3 दिनों के पीरियड में ये पूरा डायलॉग होगा 27, 28 और 29 अक्टूबर के बीच में। ये है क्या? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मतलब ये है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो पूरा रीजन है वहाँ पे जो भी कंट्रीज आती हैं वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करेंगे। ये एपेक्स इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इंडियन नेवी जिसे लीड करती है। ये पहली बार 2018 में कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर हम इंडो पैसिफिक रीजन में न केवल अपॉर्चुनिटीज़ बल्कि चैलेंजेस को भी रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा। ये नेवी का नॉलेज पार्टनर है। उन्हें जो भी इंटेलेक्चुअल जानकारी चाहिए होती है वो यही देते हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस डायलॉग की। इस बार की थीम रही इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्परेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के बारे में। ये फाउंडेशन 2005 में स्टैब्लिश किया गया। ये पहला मैरीटाइम थिंक टैंक है जो पॉलिसी रिलेवेंट रिसर्च करता है मैरीटाइम के फील्ड में। वैसे तो ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस होने का मतलब यह है कि सारी जिम्मेदारी इनकी अपनी होती है, लेकिन स्टिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी इन्हें सभी प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक बर्ड के बारे में है। नाम है बुगुन लियोशिचला। ये बुगुन लियोशिचला कोई नई बर्ड की स्पीसीज नहीं है हमने जिसे खोजा है। अब वो बर्ड तो हमें क्या ही खोजेगी। हमने इस बर्ड को आज नहीं खोजा है, रेदर इसे खोजा गया था आज से 15 साल पहले। 15 ईयर्स एगो हमने इसे खोजा था और अब इसकी डिस्कवरी के 15 साल पूरे हो रहे हैं। उसे ही सेलिब्रेट करते हुए 5 दिन का एक फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मनाया जा रहा है। बुगुन लियोशिचला ये बर्ड की एक स्पीसीज है जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश में 1995 में स्पॉट किया गया। इसे स्पॉट तो कर लिया गया था, लेकिन इसकी डिटेल्स के बारे में हमारे पास कुछ खास जानकारी नहीं थी। ये एक नई स्पीसीज है। इस रूप में इसे फॉर द फर्स्ट टाइम 2006 में डिस्क्राइब किया गया। 2006 के हिसाब से ये 15 साल पूरे हुए हैं। इसे खोजा गया था ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और एस्ट्रोफिजिसिस्ट रामना अथरेया ने इसे उस समय खोजा था। वहां पर एक कम्युनिटी है बुगुन कम्युनिटी जो कि सिंगचुंग विलेज में रहते हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। वो उस रीजन के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं के ऑनर में इस बर्ड का नाम बुगुन रख दिया गया। ये पहली डिस्कवरी है इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने किसी चिड़िया की नई प्रजाति को खोजा। ये बहुत बड़े एरिया में नहीं रहती। 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है टेम्परेट फॉरेस्ट का जो सिंगचुंग विलेज के आसपास का है, वहीं पर ये रहते हैं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व, वहीं पर इन्हें प्राइमरली देखा जाता है। इनकी संख्या बहुत कम है। IUCN ने इन्हें अपनी लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब इनके कंजर्वेशन के पर्याप्त प्रयास हमें करने होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने पार्टिसिपेट किया इसकी 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। ध्यान दीजिएगा कि इस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था चाइना की लीडरशिप में। चाइना चाहता था कि एक ऐसा बैंक डेवलप किया जाए जो कि एशियन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कोऑपरेशन को एनहेंस करे। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स के लिए वर्क करता है। राइट नाउ 57 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है।
जनवरी 2016 से ही ये अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर चुका है। ये इन्वेस्ट करता है सस्टेनेबल इंफ्रा में, मतलब ऐसा इंफ्रा जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ये लोगों को, सर्विसेज को और मार्केट को कनेक्ट करता है और बिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। राइट नाउ इसमें कम से कम 100 मेंबर्स हैं। चाइना के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, इसीलिए उनके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट भी है। आपने जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उतना ही ज़्यादा आपके पास वोटिंग पावर होगा। तो चाइना की जो वोटिंग शेयर है दैट इज 26.61%, जो कि सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे इंडिया ही है 7.6%, रशिया 6.01%, जर्मनी 4.2% और बाकी जो मतलब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो एशिया के जो मेंबर्स हैं उनकी 75% टोटल होल्डिंग है या शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है बैंक में। इसके ऑर्गन्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसमें एक गवर्नर होते हैं, एक अल्टरनेट गवर्नर होते हैं जिन्हें हर देश अपॉइंट करता है और जो देश है वही डिसाइड करता है कि कब तक बने रहेंगे। ये लोग उसकी जो एनुअल मीटिंग है उसमें बैठ के बातचीत करके पॉलिसी मेकिंग में की रोल प्ले करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन डायरेक्टर्स का काम होता है कि बैंक के जनरल ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे उसमें मदद करना। एक इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी बनाया जाता है जो प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं कि बैंक की क्या स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर ड्रोन्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई कर दिया है ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि ड्रोन्स के लिए है। हम देख रहे हैं दिन ब दिन ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसके पहले सरकार ने यह भी नोटिफाई किया था कि किस जोन में कहां तक और कैसे ड्रोन्स उड़ाए जा सकते हैं। हम देखते हैं कि ड्रोन्स अगर उड़ाए जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आएंगे। चैलेंजेस कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से टकरा जाए। संभावना ये हो सकती है कि कोई ड्रोन किसी एयरक्राफ्ट से टकरा जाए। अब बड़े ड्रोन्स भी ऑपरेशन में आएंगे धीमे धीमे, इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा ड्रोन कहाँ और किस कंडीशन में उड़ रहा है, उसका क्या पाथवे हो सकता है, कौन सा ऐसा रूट है जो खाली है जहां से उस ड्रोन को उड़ाया जा सकता है, इसके बारे में प्लानिंग कर ली जाए। इसी उद्देश्य से ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एग्जिस्टेंस में आया है। यहां पर यह जिम्मेदारी एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को दी जाएगी। एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपके पास एक ड्रोन है, सपोज करिए कि आपकी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ए। आप किसी सामान को दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं ड्रोन्स के माध्यम से। अब आपके ऊपर जो रेगुलेशंस हैं वो तो सरकार के हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट तरीके से अगर ड्रोन उड़ाते हैं तो कंपनी बी के ड्रोन के साथ आपका ड्रोन टकरा जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, सामान का नुकसान होगा। अगर ड्रोन का साइज थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है कि कुछ और भी लॉस हो। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए सरकार अपनी ओर से कह देगी कि हम एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं। आप ये बताएंगे कि आपका ड्रोन कब और कहां और कैसे उड़ने वाला है और कंपनी बी भी उनको ये बात बताएगी और ये आप दोनों लोगों को पाथवे बताएंगे कि आप कब अपना ड्रोन कहां से और कैसे पहुंचा सकते हैं। उनके पास होगा अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये एक अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर होंगे जिन्हें आप शॉर्ट में UTMSP बोल सकते हैं। आगे हम इसे UTMSP ही बोलेंगे। तो ये थर्ड पार्टी होगी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जो ड्रोन्स का ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मतलब यहां पर यही है कि कई सारे ड्रोन्स उड़ेंगे तो वो कहां कैसे उड़ेंगे, उसे मैनेज करने वाली जो थर्ड पार्टी होगी, इसे हम अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि UTMSP कहेंगे। यहां पर देखिए जो ट्रेडिशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है वहां पर वॉइस कम्युनिकेशन से काम चलता है। जैसे आपने एयरप्लेन वगैरह में, मूवीज वगैरह में भी देखा हो या जनरल देखा भी हो, वहां पर बताते हैं कि हाँ आप इस रूट से उड़ सकते हैं, ये वाला एयरपोर्ट की लाइन खाली है, आप यहां पे उतर जाइए। ये कम्युनिकेट किया जाता है वॉइस से। कैसा हो कि हम एक सॉफ्टवेयर बना दें, इस सॉफ्टवेयर में कई सारे पाथ ऐसे दिख रहे हों और ये भी दिख रहा हो कि यहाँ पे ड्रोन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, और आप यहाँ से अपना ड्रोन इस जगह पे लेके जा सकते हैं। और ये मैनेज करने की जिम्मेदारी मतलब डेटा अपडेट करना कि कौन सा ड्रोन कहाँ कैसे उड़ रहा है, इसकी जानकारी जो ड्रोन ऑपरेटर है उसको भी हो और सर्विस प्रोवाइडर को भी है। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी कि UTMSP, वो ऐसा एक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम ड्रिवन सॉफ्टवेयर तैयार करें जिसके माध्यम से हम ड्रोन के ट्रैफिक मैनेजमेंट को इंश्योर कर सकें। रेगुलेशन का स्कोप देखिए, सभी ड्रोन्स इसके रेगुलेशन में आएंगे। कुछ बहुत छोटे ड्रोन्स को छोड़कर कुछ नैनो ड्रोन्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो क्या ही टकराएंगे, और टकरा भी जाएं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये नैनो ड्रोन्स भी केवल ग्रीन जोन में नॉन रेगुलेटेड रहेंगे। ग्रीन जोन ऐसे जोन हैं जो कि किसी भी
जो एयरपोर्ट का एरिया है उससे काफ़ी दूर होते हैं, मतलब एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। तो एक तो ग्रीन जोन में और दूसरे नैनो ड्रोन जो बहुत छोटे होते हैं वही रेगुलेशन के बाहर होंगे। बाकी सभी प्रकार के ड्रोन इस रेगुलेशन में आएंगे और उनकी रियल टाइम लोकेशन अपडेट होना ज़रूरी होगा सेंटर के पास या फिर जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास। जो लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा ड्रोन कहाँ और कैसे उड़ रहा है। जो ये UTMSP है इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि ये देखें कि सभी ड्रोन्स दूर दूर उड़ते रहें, कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। 1000 फीट के नीचे जो भी ड्रोन्स उड़ रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी इन UTMSP के पास होगी। इनको मदद करने के लिए सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स भी होंगे जो डेटा गैदर करेंगे, देखेंगे किस टेरेन में ड्रोन उड़ रहा है, वेदर कैसा है, लोकेशन क्या है, कोई एयरक्राफ्ट तो नजदीक से नहीं जा रहा। इंश्योरेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी सर्विसेज सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स देते रहेंगे, तभी ड्रोन्स बढ़िया से रेगुलेटेड वे में उड़ पाएंगे। इसे अप्रूव करने की अथॉरिटी इस पूरे मैकेनिज्म को डिजिटल स्काई को दी गई है। डिजिटल स्काई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे जिम्मेदारी दी गई है कि ड्रोन्स अच्छे से उड़े, उन्हें अलाउ करना, अप्रूव करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। फाइनेंशियल प्रोविजन की बात करें तो जो UTMSP है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स, वो ड्रोन ऑपरेटर से एक छोटी सी फीस भी वसूल सकते हैं कि हम आपके ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा फीस देना होगा और उसका एक हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस ये होगा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में जो ड्रोन्स हैं उनका बहुत ही मैसिव स्केल पर इस्तेमाल होने वाला है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, और हो सकता है आने वाले समय में ह्यूमंस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाए एक ऐसे प्लेन के साथ, ड्रोन के साथ, जिसमें कोई भी चालक ना हो। ऐसी स्थिति में इस संबंध में क्लियर कट रूल्स का होना बहुत जरूरी है। रिवीजन करते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, बिल्कुल गलत है ये। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इसे ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज और मर्सर के द्वारा कोलैबोरेशन में पब्लिश किया गया है। दूसरा है एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, गलत है। चाइना है, हमने बात की थी, इंडिया सेकंड है। इंटरनेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन 2016 में स्टैब्लिश किया गया, मुंबई में लोकेटेड है, गलत है। 2005 में स्टैब्लिश किया गया, दिल्ली में लोकेटेड है। बाकी बुगुन लियोशिचला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये तो बिल्कुल सही है। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन की PDF मिलेगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके PDF डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।